नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अचानक दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा कि केसी वेणुगोपाल के बुलावे पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली पहुंचे हैं और कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और बैठक के तुरंत बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को दिल्ली से बुलावा आया केसी वेणुगोपाल का, और केसी वेणुगोपाल के बुलावे पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली रवाना हुए हैं। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उलाका शामिल हुए। और इस मौके पर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने से पार्टी मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 20 लाख मेंबर बन चुके हैं। हुसैन दलवाई ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का अच्छा तालमेल है और संगठन चुनाव के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। रायपुर में चल रही कांग्रेस संगठन की अहम बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने संगठन की मजबूती के लिए पदाधिकारियों को मंत्र दिए और कुछ अहम निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर पार्टी में लगातार होनी चाहिए बैठकें और बैठकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के सवालों के समाधान भी होने चाहिए। संगठन चुनाव से ये हमारे जो प्रदेश चुनाव अधिकारी है हुसैन दलवाई साहब, वो आए हुए हैं। उनके साथ जो जिला चुनाव अधिकारी हैं और जितने भी हमारे ब्लॉक के चुनाव अधिकारी हैं, सबकी बैठक आदरणीय हुसैन दलवाई साहब ने ली और उसमें सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, जिला अध्यक्षगण सब उपस्थित थे और उन्होंने चुनाव के लिए जो एआईसीसी से जो निर्देश है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसको दिया है। और अब जिलों में और ब्लॉकों में हमारे चुनाव अधिकारी जाएंगे और वहाँ बैठकें की जाएगी और बैठक करके चुनाव की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। इसी साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने सौंपी है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल असम और यूपी के चुनाव के लिए, यूपी और असम विधानसभा चुनाव के लिए भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए थे। अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए। गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए मंत्री दिल्ली गए हैं। गुजरात चुनाव में मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, प्रेम साय सिंह टेकाम और जय सिंह अग्रवाल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। दिल्ली में इन सभी मंत्रियों को गुजरात चुनाव के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही गुजरात चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। उन लोगों को वहाँ पर आज रणनीतिक चर्चा के लिए दिशा निर्देश देने के लिए आज हम बैठक बुलाया गया है। उसमें सब हम लोग शिरकत करने जा रहे हैं। जो भी तय होगा, जिस बिंदु पे जिस गाइडलाइन में काम करना होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा और अभी गाइडलाइन अभी जाएंगे तब पता चलेगा क्या क्या रणनीति क्या है। देखिए, गुजरात एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है और यहाँ से हम लोगों को बुलाया गया है, तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जरूर चुनावी पे बातचीत होगी, मंथन होगा। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में बकरा काटने पर बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने साधु संतों के साथ गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। गौरी शंकर श्रीवास का कहना है कि बीते कुछ दिनों से वर्ग विशेष के लिए षड्यंत्र हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए।
पिछले 3.5 साल से बहुसंख्यक समाज को विशेष तौर पे यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। कभी ध्वज का अपमान होता है, कभी हिंदुओं की ज़मीन में कब्जा हो जाता है, कभी आतंकवादियों को ज़मीन दे दी जाती है और अब तो रायपुर राजधानी में खुलेआम कुर्बानी यहाँ पर दी गई है। इसे कसाई खाना बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर किया गया है। किसके इशारे पे किया गया है? कौन मंत्री है, कौन संतरी है जो इस प्रकार के कुकर्मों को बढ़ावा दे रहा है? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सावन का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में यहाँ के शुद्धिकरण को लेकर समस्त साधु संत मुनि यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर शुद्धि किया है और अनुरोध किया है कि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समाज कवर्धा में बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने मंत्री मोहम्मद अकबर पर गंभीर आरोप लगाए। विजय शर्मा का आरोप है कि मंत्री ने दावत इस्लामी कमेटी के लिए जमीन देने की अनुशंसा की थी, जो संस्था पाकिस्तान से संचालित होती है। विजय शर्मा ने पूछा कि ऐसी संस्था के लिए छत्तीसगढ़ में जमीन देने की बात मंत्री ने क्यों कही। समय रहते बात सामने नहीं आती तो रायपुर में 25 एकड़ जमीन दावत इस्लामी को मिल गई होती। उदयपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसमें दावते इस्लामी नामक एक पाकिस्तानी संस्था जो भारत में टेरर फंडिंग और आदि विषयों पर संलग्न है, ऐसा उस पर आरोप भी है और उन सारे चीज़ों के आरोपी उसमें अपराधी निकलकर सामने आए हैं, हत्या करने वाले निकलकर सामने आए हैं। ऐसी स्थिति के बाद आज हमको ये संज्ञान होता है कि उसी दावते इस्लामी ने रायपुर में 10 एकड़ की भूमि, 10 हेक्टेयर की भूमि सरकार से मांग की थी और उनकी मांग पर अनुशंसा कवर्धा के विधायक अकबर भाई की थी और अकबर भाई ने अगर वो अनुशंसा की थी तो क्यों की थी, उनको स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारी 22 जुलाई को वादा निभाओ रैली करेंगे, जबकि 25 जुलाई को कलम बंद काम बंद आंदोलन करेंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर शासकीय विभागों के कामकाज ठप रहेगा। प्रदेश के 40,000 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आंदोलन करेंगे और मांगे पूरी नहीं होने पर दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। दूसरी तरफ प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 25 जुलाई को कलम बंद काम बंद आंदोलन पर जाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 10 दिन के अंदर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण करेंगे। 22 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक दिवसीय धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। एक विशाल धरना होगा जिस पे हम सरकार को यह बता देना चाहेंगे कि यदि वे हमारी नियमितीकरण नहीं करती है तो आने वाले दिसंबर माह को छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 23 ट्रेनों में मिलेगी एमएसटी की सुविधा। कोरोना की वजह से एमएसटी की सुविधा को बंद कर दिया गया था, लेकिन ये सुविधा दोबारा फिर से रेल यात्रियों को मिलने वाली है। 23 लंबी दूरी के ट्रेनों में फिर से ये सुविधा शुरू होगी। अब मासिक सीजन टिकट ले सकेंगे यात्री। तो मंथली सीजन टिकट की सुविधा फिर से रेलवे ने शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 23 ट्रेनों में एमएसटी की सुविधा फिर से यात्रियों को मिलेगी। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से एमएसटी की सुविधा को बंद कर दिया गया था। अब 23 लंबी दूरी की ट्रेनों में फिर से ये सुविधा शुरू होने वाली है। तो एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, उसी बीच एक राहत भरी खबर हम इसे निश्चित तौर पर कहेंगे कि रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि 23 ट्रेनों में एमएसटी की सुविधा दोबारा अब फिर से यात्रियों को मिलेगी। कोरोना की वजह से मंथली सीजन टिकट बंद कर दिया गया था और लेकिन इसे दोबारा फिर से शुरू किया गया है। 23 लंबी दूरी की ट्रेनों में फिर से ये सुविधा अब यात्रियों को मिलेगी। अब मासिक सीजन टिकट यात्री ले सकेंगे। तो कई सारी ट्रेनों के कैंसिल होने से रेल यात्री परेशान थे, रेल यात्री नाराज थे, लगातार ट्रेनों को संचालित करने की मांग वो करते रहते थे और इसी बीच एक बड़ी राहत दी है रेलवे ने रेल यात्रियों को।
अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता युगल जुड़े हैं फोन पर। युगल, कब से सुविधा यात्रियों को मिलेगी और कैंसिल ट्रेनों के बीच एक राहत भरी खबर हम कह सकते हैं यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बहुत सारी ट्रेनों का जो परिचालन है वो रद्द कर दिया गया था, कुछ ट्रेनों का परिचालन है वो पुनः चालू किया गया। इस बीच राहत वाली खबर यही है यात्रियों के लिए कि अब 23 जो लंबी दूरी की जो ट्रेन है उन पर एमएसटी बना सकेंगे। जो मासिक सीजन टिकट है वो मिलेगा। चूंकि कोविड महामारी के चलते लगभग 2.5 वर्षों से ये जो एमएसटी की टिकट है वो मिल नहीं पा रही थी यात्रियों को। कोरोना के गाइडलाइन था और कई तरह की दिक्कतें थी और उससे भी बड़ी बात यही थी कि गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था। अब परिचालन पटरी पर लौट रहा है तो ये एक बड़ी राहत इसे कही जा सकती है। और जिस तरह से रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है उसके तहत आज से ही एमएसटी की जो टिकट है वो मिलना शुरू हो जाएगा, तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता है। राजधानी रायपुर में प्रतिदिन 1 लाख करीब जो यात्री हैं वो आवाजाही करते हैं, तो एक सहूलियत जो रेलवे ने दी है और ये जो सहूलियत है पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगी, चाहे वो राजनांदगांव से लेकर के बिलासपुर, रायगढ़, तमाम ऐसे जगह हैं जहां लोगों की आवाजाही होती है यात्रियों की, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर इसे कहा जा सकता है। सुमित, ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर है कवर्धा से, जहां पर कन्या आश्रम पोलमी से 3 लड़कियां भाग गई। रास्ते में रोते रोते मिली हैं लड़कियां और राहगीरों ने लड़कियों की मदद की। आश्रम के जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सहायक आयुक्त अपनी गलती नहीं मानते हैं। पंडरिया की रहने वाली बताई जा रही हैं तीनों लड़कियां। पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय पोलमी में आवासीय विद्यालय संचालित है। इसमें भागने वाली समाचार मेरे नॉलेज में नहीं है, संज्ञान में कहना चाहिए। मैंने अभी प्राचार्य से बात किया तो उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में 55 बच्चे हैं, जिसमें 37 बच्चे बालक हैं और 18 बच्चे बालिकाएं हैं और सभी सुरक्षित है कहना चाहिए। हॉस्टल में बच्चों का आने का सिलसिला जारी है। ये सब रोते भी लगते हैं, मिले थे कुछ लोग वहाँ उनके घर सुने हैं इस तरह के? नहीं, ऐसे बच्चे नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बैगा बच्चे, पहली क्लास के नए बच्चे पहली बार आते हैं घर छोड़ के, तो रोना स्वाभाविक है कहना चाहिए। बाकी बच्चे सभी सुरक्षित है हॉस्टल में। अभी कहाँ होती हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ हॉस्टल में है, पोलमी कन्या छात्रावास में है। तो अधीक्षक से क्या इसकी जानकारी मिली? तो सुबह से निकल रहे थे तो बताया? सुबह से नहीं निकले हैं कहना चाहिए। उनको माँ बाप की याद आया तो कहना चाहिए आपस में रो रहे थे, उनको समझा बुझा के हॉस्टल में रखा गया है। तो रास्ते में मिले सब लोगों को? नहीं, ये बात भ्रामक है कहना चाहिए। रास्ते में नहीं मिले हैं कहना चाहिए। छात्रावास के आसपास, विद्यालय के आसपास मिले हैं। इसमें कुछ संज्ञान लेंगे सर? संज्ञान क्या, मैं तो प्राचार्य से सीधी बात किया हूँ कहना चाहिए। पूरी जानकारी लिया हूँ, बच्चे हैं कहाँ, कितने बच्चे हैं, कितने बालक हैं, कितने कन्या हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं फोन पर। मनीष, प्रबंधन तो मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर सच्चाई है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें पूरी तरह से लापरवाही है आश्रम अधीक्षक की, जिनके जिम्मेदारी ये बच्चे रहते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, कक्षा तक पढ़ने वाले ये बच्चे हैं। 3 लड़कियां थी जो आज सुबह 8 बजे के आसपास जो है वहाँ से निकल गई थी और 9 किलोमीटर दूर, आश्रम से 9 किलोमीटर दूर ये बच्चियां मिली हैं जो रोते बिलखते हालत में थी। उनको पता नहीं था कि उनको जाना कहाँ है। जैसे तैसे वो वहाँ तक पहुँच गई थी। जंगल का रास्ता था, ऐसे में कुछ भी उनके साथ हो सकता था। इससे जिम्मेदारी किसकी रहती? कुछ लोगों ने उनको वहाँ पे रोते हुए देखा तो उनसे पूछताछ की कि कौन है, क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो अपने गांव का नाम भी नहीं बता पाए सही ढंग से। तो सोशल मीडिया में फिर उनके जो फोटो है वो डाला गया कि ये बच्चे यहाँ पे मिली हैं, कौन है, क्या, कहाँ के रहने वाले, किसी को जानकारी हो तो बताए। तब कहीं जाकर जो है आश्रम अधीक्षक की उसमें नींद खुली और मौके पे जाकर उन बच्चों को लाने का प्रयास किया, लेकिन वो बच्चियां काफी रो रही थी। इस कारण उनको माँ बाप के पास भेजने की बात कही जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है आश्रम अधीक्षक की लापरवाही। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने सहायक आयुक्त से इस संबंध में बात की कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और बिना किसी बताए, बिना जानकारी का, आश्रम अधीक्षक की जानकारी के बिना कहीं चली गई, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो इस पर उन्होंने स्वीकार करने से साफ तौर पर मना कर दिया कि बच्चियां ज्यादा दूर नहीं गई थी, बच्चियां पास में ही। इस तरह की सफाई जरूर दी जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में जो है आश्रम में किस तरह की व्यवस्था है, कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं वहाँ के अधीक्षक, ये साफ तौर पर देखने को मिला और इसकी पोल खुलती नजर आ रही है। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष, लापरवाही पर पर्दा डालते अक्सर हमने देखा है और वैसा ही कुछ नजर आता है इस मामले में भी। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेस में 8 जुलाई को हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की है। हत्या के सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
खम्हाडीर थाना क्षेत्र में गार्ड दुखित राम यादव का मोबाइल लूटने के लिए लुटेरों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोगों के ऊपर डाउट हुआ, कुछ फुटेज में भी इसमें पिक्चर आया था, इसके आधार पर हमारी टीम ने पतासाजी किया और इसमें 3-4 लोगों की शिनाख्त हुई और जब उनके बारे में पता किया गया तो ये उड़ीसा में होने की इनकी जानकारी मिली। उड़ीसा टीम भेजी गई थी और इसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3 बालिग हैं और एक विधि के साथ संघर्षरत है, जिसमें एक भावेश यादव और जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है उसका पूर्व भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें घटना में प्रयुक्त चाकू और उस समय इनके द्वारा पहने गए कपड़े सभी बरामद कर लिए गए हैं और इनसे अभी गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है भावेश यादव मूलतः महासमुंद का रहने वाला है, यहाँ रायपुर में रह के लिट्टी चोखा बेचने का काम करता है। इसके अलावा एक लाभांडी का है और एक गायत्री नगर थाना खम्हाडी का है और एक विधि के साथ संघर्षरत है। राजनांदगांव में एसपी विनोद कुमार चौबे समेत शहीद हुए पुलिस जवानों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 12 जुलाई साल 2009 को नक्सली हमले में 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। मदनवाला कांड की 13वीं बरसी पर वीर जवानों की याद में रक्षित आरक्षी केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान कलेक्टर डोमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, विधायक छन्नी साहू, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, शहीदों के परिजन मौजूद रहे। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि 12 जुलाई 2009 को जवानों की शहादत अविस्मरणीय है। समाज वही है, राष्ट्र वही है जो अपने इन वीरों को स्मरण करे, उन्हें याद करे, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख ले। इस राष्ट्र के लिए बलिदान होना, अपने आप को समर्पित कर देना, यही राष्ट्र के लिए सच्ची राष्ट्रभक्ति है और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने सभी वीर जवान, सभी सैनिकों का जिन्होंने मदनवाड़ा में अपने आप को शहीद विनोद चौबे जी का कुरकुट्टी के पास नक्सलियों ने क्रूर हत्या कर दी थी और साथ ही हमारे कई जवान भी शहीद हुए। निश्चित ही उनकी जो शहीद है अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है और हम चूँकि मेरे विनोद चौबे सर आदर्श रहे हैं और उनको मैं फॉलो करता था और निश्चित ही उनके द्वारा जो यहाँ पे काम किया गया था उसी का नतीजा है कि आज आपके राजनांदगांव जिला में आप लोग खुद देख रहे होंगे नक्सली फ्रंट। बलरामपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 ठग गिरफ्तार हुए हैं। 80 लाख रुपए की ठगी का उन पर आरोप है। ठगी में 20 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। आरोपियों के पास से 75,000 रुपए नगद बरामद हुए, एक गाड़ी, 26 फर्जी सिम, 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। कई थानों में मामले दर्ज हुए हैं। कलिंग एग्रो कंपनी के नाम पर ये ठगी करते थे। यूपी, बिहार, झारखंड से आरोपी गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में कुपोषण को नक्सलवाद से बड़ी चुनौती मानते हैं और यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया पूरी शिद्दत के साथ इस प्रयास में हैं कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण से जंग जीती जा सके। इसके लिए शुरू किया गया अभियान। रिपोर्ट देखें। 0 से 6 साल के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया और 15 से 49 साल की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए भूपेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की और अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से इसे संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद लगभग 4,40,000 से ज्यादा बच्चों और 2,59,000 से ज्यादा महिलाओं को गर्म भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते राज्य में अब तक 1,72,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में कुल 39% की कमी आई है। वहीं राज्य में 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। निश्चित रूप में बहुत कमी आई है। अब पिछले साल जो रिपोर्ट भेजा गया उसमें टोटल में 8% की कमी आई है। ये रिकॉर्ड है अपने आप में और हमारी कोशिश ये है कि अब बीच में जो व्यवधान आया कोरोना के कारण से बहुत सारे उसमें कमी आई, हम
गर्म भोजन नहीं दे पा रहे थे। कुछ जिलों में शुरू हुआ है, कुछ जिलों में फिर से शुरू करना है। इसे शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे ताकि गर्म भोजन बच्चों को मिलेगा, एनीमिक महिलाओं को मिलेगा तो निश्चित रूप से कुपोषण और एनीमिया दोनों दूर होंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से 32.1% से भी कम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ठान लिया है कि कुपोषण दूर करने के लिए सतत काम करना है, कुपोषण और एनीमिया से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।